नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर खान और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो खैर आज मार्केट का दिन बुरा था और ये बुरा दिन इसलिए था क्योंकि एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई है। ये चीन और अमेरिका के बीच में है और इसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिख रहा है। न केवल भारतीय बाजार, ज्यादातर एशियन बाजार आज कमजोरी थे। आज मार्केट ने दो हिस्सों में काम किया। पहला हिस्सा तो गिरावट का था, लेकिन दूसरा हिस्सा गिरावट को ना बढ़ाने वाला भी था। और आज भी मार्केट, अभी तक मार्केट उस 10,000 के कश्मकश में झूल रहा है, कभी 10,000 के ऊपर तो कभी 10,000 के नीचे। अच्छी चीज है, मार्केट ने इस पूरे ट्रेड वार की जो शुरुआत है उसको फिलहाल तो 1% में ही निपटा दिया। बिल्कुल 1% में निपटा दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ये कहना गलत है कि निपट गई है। निपट गई, यस। ये दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब इसमें जिस दिन मिस्टर ट्रंप का मूड करेगा या जिस दिन शी जिनपिंग का मूड करेगा उस दिन हमें भुगतना पड़ेगा बैठ के, बिकॉज वी आर इन द मार्केट। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो आज का लो हिट हुआ है ना 9951 का, वो अगर फिर से टेस्ट नहीं होता है तो ठीक है। लेकिन देखिए आज ग्लोबल ट्रेड्स को भी आप एक बार देख लीजिए। यूरोपियन मार्केट जिस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और एशिया में हमने जिस तरह का ट्रेड देखा है, तो आपको अगर रिलीफ थोड़ी बहुत चाहिए तो आप इससे ले सकते हैं कि एशिया में हमसे बुरा कई मार्केट्स ने परफॉर्म किया, और यूरोप में भी हमसे बुरा कई मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। लेकिन एशिया में अगर आप देखें ट्रेड जिस तरह का हुआ था, अब इंडियन मार्केट्स क्योंकि एशिया में बंद होने वाले सबसे आखिरी मार्केट्स में से एक होता है, अब बाकी जगह पे नुकसान देखिए। निकाय 4.5%, सिंगापुर स्ट्रेट टाइम्स 2%, शंघाई ऑलमोस्ट 3.5%, हैंगसेंग 2.5%, कॉस्पी 3%। उससे जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि इंडियन मार्केट में गिरावट थोड़ी कम है। लेकिन ये मत भूलिए, एक बार हम रिटर्न्स देख लेते हैं। 29 जनवरी से जो सेलिंग शुरू हुई मार्केट में, जो कि अभी तक चल रही है, उसे अगर आप देखें तो क्योंकि इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी अच्छा खासा ड्रॉप देख चुके हैं, 29 जनवरी से लेकर अभी तक की जो गिरावट है उसके आंकड़े अगर आप देखें तो फिर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शायद हम ऑलरेडी थोड़े ओवरसोल्ड जोन में थे और अब तो 10,000 के नीचे भी हैं। लेकिन ये ट्रेड वॉर कितना लंबा चल सकता है और क्या मायने रखता है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जिम रॉजर्स हमारे साथ हैं। उनसे हम एक बात कर लेते हैं और उसके बाद रणनीति भी बनाएंगे मार्केट्स पर। जिम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज। And as you know, I'm a fan, so I'm glad to be here. That's so nice of you. It's been a bad day for global markets. You know, now in India, we can either look at the sort of underperformance that has happened on the downside in Indian markets, because compared to other Asian markets, the fall in Indian markets has been restricted. But I'm going to talk about the trade war first. Now, can we say that this is just the beginning of a much longer and sustained trade war? Yes, Mihir, the people in Washington around Donald Trump are all very much in favor of trade wars, and Donald Trump is in favor of trade wars. There may be times when they slow down or pull back, but when things go wrong or when they need votes, they're going to go back to the trade war. That's in their souls. That's in their brains. So in that case, can we expect maybe more salvos being fired from both the sides, because China has also taken a tough stance and they said that we are capable of giving a fitting response? Well, that's what China has to do. As you know, anybody, if somebody hits you in the face, you can either run away or you can hit them back. Most people hit back, at least in the beginning. So China is certainly going to do the same sort of thing. This is not good for the world here. This is not good at all. This is not good for India. This is not good for China. It's not good for America. It's not good for anybody. But unfortunately, once people start throwing rocks like Washington has done, it gets worse. And when things, later in the year or next year, when we start having more economic problems, Washington's going to come back and hit again. This is the way it happened in the 30s. This has happened with other countries in the past. Nobody ever wins a trade war, but who cares? They're going to have it anyway. Jim, last time when we spoke in the first week of Feb, you had predicted that, due to trade war or due to Fed policy, I mean, reason could be anything, but this year is looking bad for equities and for all asset classes. Now, after the kind of fall that we have already seen in the markets, how much downside do you suspect, especially on equities? Well, I hope, forget what I hope. What I expect is a bit of a rally, a bit more, things will go down a bit, and then somebody will say something nice, so we'll have a big rally for a while. But by the end of the year,
And certainly next year, I would have expected things to get worse, much worse, because as I said, interest rates, I didn't say, well, interest rates will be going higher, and Trump and his people in Washington want trade wars. They think that America's strong enough to win it. Right? Now, also, Jim, can America really afford, economically I'm saying, forget the political part of it, but can US actually afford to engage in this kind of war when they know that China is sitting on trillions of dollars worth of treasury bills, and one fine day if they decide to start dumping it, then you have a real problem in US? Yeah, you know the answer to that? You know the answer to that as well as I do. Of course not. America's the largest debtor nation in the history of the world. The deficit this year is going to be $1 trillion again. That's $1 trillion with a T. I mean, this is getting out of control. China, nobody wins a trade war, as I said, but China's in better position, at least financially, than the U.S. is at this point. And China doesn't want the trade war. Nobody wants the trade war except Washington. So now, Jim, keeping this in mind, you know, what do we do in Indian markets? Because we have our own set of problems. Our government banks are going through a really rough phase at this point. Then we have this whole LTCG issue, which has bothered the Indian markets since the last week of Jan, and we have witnessed constant selling by foreign investors in India. What's your take on Indian markets at this point? Well, it's the same. India has a lot of debt as well, various kinds, government and non-government, as you know. I didn't know about the banking problems. Everybody suspected, but I certainly didn't know. So India is going to be affected by what's happening in the rest of the world. Here, you know, India is a very wonderful country, but you cannot stand alone if the giants around you, Europe, America, China, Japan, are having problems. It has to affect you. So US and China, you think, because US is the engine and they are the benchmark for the global equity markets as well. So will it be reasonable to expect maybe 15 to 20% lower levels from here on the Dow by end of this year? Well, maybe by the end of this year. I'm not so much worried about this year's. Next year, I'm worried about my year, because by next year, this would really be snowballing a lot. We will have had the American elections. There's an election in November of 2018 for the Congress and the Senate, so that will be passed. The Federal Reserve will have raised interest rates some. The trade war will get worse. The economy will get worse. I'm really more worried about 2019, 2020. But watch the ZEB. You know the answers. Right. All right. One last question to you, Jim. Now, you know, in this kind of scenario, and obviously with politics taking center stage over maybe economics or good economics, as we put it, should one start looking at safe havens at this point? And if yes, then what are those safe havens? You tell me what the safe havens are. Yes, we should look at safe havens. Of course we should whenever things like this happen. I mean, the only things I can think of that are less bad, the U.S. dollar. People will think the U.S. dollar is less bad. It's not. I mean, if we're getting in a trade war and we're the largest debtor nation in the history of the world, it's not a safe haven, but people think it is for historic reasons. Maybe agriculture, just because agriculture is so depressed, find depressed markets, and maybe they will be less badly affected than others. Right. Jim, what's your take on the Fed policy and the new Fed chief? Because, you know, people were quite jittery when he came out with his first policy statement that he might, you know, actually be little cowboyish, little hawkish, and go ahead and maybe announce something which the markets were not prepared for. But he stayed on course. He is currently sticking to his forecast of 3 rate hikes for this year and 4 next and the 4 following year after that. What's your take on the Fed and their policy at this point? Well, you have to remember, he's one of them. He's been there a while. It's not as though he suddenly fell out of the sky or something. He has been with the Federal Reserve for a few years. He was picked by the people there in Washington, so he's one of them. He thinks like them. He will raise interest rates probably 3 times, but by then, things will start to be getting bad in the markets, as we discussed before. So next year, no, he might even lower rates again next year, because when things get bad in the markets, people are going to panic. They're going to be terrified. I mean, he basically is, all those guys at the Federal Reserve are bureaucrats and academics. They're going to get scared.
So they're not going to raise interest rates 3 or 4 more times in the next 2 years. Certainly 3 this time. But then watch out, because they're going to be scared of the markets, and they're going to try to save the markets. It's not going to work. It'll cause a rally. But, you know, the problems are just too big. The debt is too high, and nobody wins trade wars. Everybody. Here, even if India is not in the trade war, and I hope you're not, it doesn't matter. Everybody else is affected, and so you will be affected. Right. As of now, we are not in trade war, thankfully. Thank you so much, Jim, for joining us, and we'll have an interaction soon. And let's hope this volatility settles down really quickly. Thank you so much, Jim. ये थे जिम रॉजर्स, और जो सबसे बड़ा टेक अवे है डिम्पी उनकी बातचीत का वो यही है कि 2018 से ज़्यादा उन्हें चिंता 2019 की है, बिकॉज तब तक और गिरावट बढ़ सकती है मार्केट में। इस साल तो है ही प्रेशर, लेकिन ट्रेड वॉर से किसी को फायदा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो ट्रेड वॉर है उसे वो नज़दीकी भविष्य में थमता नहीं देख रहे हैं। ये खैर चाइना के जवाब से भी दिख ही रहा है, जो चाइना ने इस समय जवाब दिया। और अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस समय अगर चाइना ट्रेजरी में रखे हुए डॉलर्स को भी इस्तेमाल करता है अपनी पोजीशंस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस ट्रेड वॉर के अंदर, तो शायद दिक्कत सभी के लिए बढ़ेगी, क्योंकि ये करेंसी सभी पर लागू होती है। प्रॉन्जो वैलीनाथन से भी हमने बातचीत की थी, उनसे भी हमने पूछा कि आपका मार्केट पे व्यू क्या है, आप क्या सोच रखते हैं इस ट्रेड वॉर पर, मार्केट की इस गिरावट पर। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Even yesterday I was buying. We have seen this kind of depressions in the market many times. People who are in the, into the market for last maybe 10 years or 20, 25 years. So I think investors are not going to lose money unless they panic and, sell. Or they might have bought stocks at wrong prices or exaggerated prices. Otherwise, I think markets are very, very attractive now. See, I would, in simple terms, I would say, equity market looks much more attractive than a month ago or 2 months ago. In simple, as a valuation. Investors also have a, opportunity to look at some of the healthcare companies. Some insurance companies. India is grossly underpenetrated in insurance, even in the life insurance, So that's a vertical I would say people can look at. But the good companies in the sector you will see always high price earning multiples and very expensive. But that will continue to be so, and it can continue to create 15-20% CAGR. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉन्जी भी यही बात करते हो कि देखिए घबराइए नहीं। ये बात जिम रॉजर्स भी कह रहे हैं कि हाँ चाइना आपका पड़ोसी है, तो इसलिए शायद थोड़ा सा नुकसान आपको भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन शायद इंडिया उतना अफेक्टेड नहीं होगा। फिर भी अफेक्शन तो खैर है अगर ये ट्रेड वॉर बढ़ता है तो। फिलहाल तो मार्केट अभी भी झूल रहा है उसी 10,000 के लेवल पे। 3 मेहमान मेरे साथ और जुड़ चुके हैं। राकेश बंसल हमको टेक्निकल्स के नज़रिए से बताने वाले हैं कि बाजार में अभी क्या करना है। आशीष चतुर्मोता हमको डेरिवेटिव समझाएंगे, और साथ ही साथ शायना मुकद्दम से पूछेंगे कि इस समय फंडामेंटली मार्केट्स उनको कैसे देख रहा है, जब इस तरह के ट्रेड वॉर की सिचुएशन जो आपके और हमारे हाथ में नहीं है, चाइना और अमेरिका के बयानबाजी पर आके रुक गई है, उस समय कैसे ट्रेड किया जाए। तो आशीष पहले आपसे शुरू करते हैं, जरा डेरिवेटिव के डाटा एनालिसिस करने पर, ऑप्शंस के डाटा एनालिसिस करने पर और आज के मूड को देखने पर बाजार की रणनीति क्या हो, कितनी गिरावट और आप देखते हैं। बिल्कुल डिम्पी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम ऑलरेडी 10% का करेक्शन देख चुके थे और उसके बाद में हम 200 डे मूविंग एवरेज को के एकदम पास ट्रेड कर रहे हैं। ये कोई अच्छा साइन बाजार के लिए नहीं था, और अगर से 200 डे मूविंग एवरेज जो 10,140 के आसपास है वो ब्रेक हो गया तो गिरावट जो है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो सकती है। और उसका आज ये पहला एक शुरुआत हुआ है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है उस 200 डे मूविंग एवरेज के पहले हम रुके और उसके बाद सीधे गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म के अंदर में हम इसको थमता हुआ देख सकेंगे। मेरा ये मानना है कि हम आने वाले दिनों में 9800 के लेवल्स को ब्रीच कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा व्यू नेगेटिव है। इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कोई जल्दबाजी इस समय करना मुनासिब नहीं होगा। बहुत इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आपको फोकस करना होगा, और उन्हीं इंडिविजुअल्स के अंदर में जब भी उसके अंदर तेजी मंदी हो तो उसको प्ले करना चाहिए रेदर देन इंडेक्स लेवल पे। तो मेरा तो मानना है कि इंडेक्स पे गिरावट का दौर बना रह सकता है, और इसको प्ले करने का तरीका होगा अगर से आप पुट ऑप्शंस को या बियर पुट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी अप्रैल सीरीज में बनाते तो वो मैं उसको एडवाइस करूंगा। मुझे लगता है मार्च सीरीज में भी 9900 की पुट ऑप्शन अगर से लेके कोई ट्रेड करता है तो वो मुझे लगता है ठीक ट्रेड साबित हो सकता है। राकेश, आपने आज कुछ लिया क्या? नहीं,
मीर अभी कुछ खरीदा नहीं है और यही लग रहा है कि जिस तरीके से एक तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, खरीदना चाहता हूँ, एक तो जो मैं खरीदना चाहता हूँ मीर वो भी उतना गिरा नहीं है। राकेश, मार्केट्स में डर लग रहा है। अच्छा, ये नहीं तो ये इंटरेस्टिंग है, अब खरीदना क्या चाहते थे ये बताइए। गिरा नहीं है, मेरे हम तो ढूंढ रहे हैं क्या नहीं गिरा है। मन्नापुरम फाइनेंस है जो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है और आई एम अ बायर इन मन्नापुरम फाइनेंस एट 90 लेवल्स। मेरे को लग रहा था शायद आज मार्केट के पैनिक में ये गिरेगा, ये उल्टा 2% ऊपर चल रहा है। एंड मेरे दूसरी तरफ अगर आप देखें जो ट्रेड वॉर के चलते निफ्टी बैकफुट पर आया है, बट ऐसा नहीं है कि बैकफुट पे आते आते विकेट के पीछे आ जाएगा। आशीष की बात से सहमत हूं, नीचे में 9800 टूट सकता है, 9700 तक भी मार्केट आ सकता है, बट मीर ये पेन का दौर है। बट देखना ये है कि कितना समय हम 10,000 के नीचे बिताते हैं। अगर ये 10,000 के नीचे की जर्नी लंबी होती है, लेट से 2 महीना 3 महीना होता है, तब ये पेन होगा। अगर ये जर्नी लंबी नहीं होती है और शॉर्ट टर्म में नीचे आने के बाद एक फास्ट रिबाउंड देखने को मिलता है, 15-20 दिन बाद मार्केट ऊपर में सस्टेन करता है, तब ये लगेगा कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो मीर कई स्टॉक्स हैं जो कल के हाईज के ऊपर चल रहे हैं। HCL टेक उदाहरण के तौर पे देखें, कल के हाई के ऊपर चल रहा है। टाइटन को देखें, कल के ना सिर्फ हाई के ऊपर चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कहीं इस फाइनेंशियल ईयर में, इस एक्सपायरी में स्टॉक एक नया लाइफ टाइम हाई ना लगा दे। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मीर की स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। और अगर आपको फ्रेश शॉर्टिंग करनी है तो आपको उन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए जो नए ब्रेकडाउन दे रहे हैं, फॉलो ब्रेकडाउन नहीं दे रहे हैं, जो नए ब्रेकडाउन दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रिलायंस 894 के अराउंड चल रहा है, अगर ये स्टॉक 885 के नीचे क्लोजिंग दे, क्लोजिंग 885 के नीचे हो रही हो तो मुझे लगता है यहां पर बिकवाली करनी चाहिए। उज्जीवन फाइनेंशियल 342 के अराउंड चल रहा है, अगर ये स्टॉक 339 के नीचे की डिसाइसिव क्लोजिंग दे तब ये एक नया शॉर्टिंग का कैंडिडेट बनेगा। इस समय जिस तरीके से वोलेटाइल मार्केट है, एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाना चाहिए। एंड मीर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मार्केट एक पैनिक में आया है, बट इस पैनिक में ऐसा नहीं हुआ है कि जो स्टॉक तेजी में थे वहां पर भी सेल ऑफ देखने को मिला है। मेरा मॉर्निंग में मानना था कि जो स्टॉक तेजी में है जैसे भारत फाइनेंशियल, टाइटन, कहीं इनमें भी एक पैनिक सेल ऑफ देखने को ना मिले, और इन स्टॉक्स में जो पैनिक सेल ऑफ देखने को नहीं मिला, दिस इज अ पॉजिटिव सिग्नल। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चल के एक रिवर्सल देखने को मिले। और इन स्तरों पर मैं निफ्टी को शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा। जैसे आशीष ने बोला, अगर आपको मंदी खेलनी है इंडेक्स में तो पुट ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, एल्स स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, काफी सारे स्टॉक्स आपसे पूछने हैं। इस बीच शाइना मुकद्दम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाइना, आज IT पैक जो है इकलौता, वो भी हरे निशान में है, इकलौता इंडेक्स है, उसके कुछ एक शेयर्स हैं जो भी थोड़ा बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। उसमें HCL टेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस। क्या IT के साथ ही बने रहे जो इस तरह के ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन में भी अपने आप को मैनेज कर लेता है और अच्छा मैनेज कर लेता है? IT में ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज एक तो अंडरओन सेक्टर है, दूसरा आई थिंक काफ़ी डिप्रेसिंग नंबर्स और काफ़ी डिप्रेसिंग 1-1.5 साल के बाद अभी फिर से यहाँ पर ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं और वैल्यूएशन इनके फेवर में है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो आई थिंक IT में जैसे इन्फोसिस है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इन द रीसेंट पास दे चुका है, बट बेस्ड ऑन अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस और ग्रोथ और उसके जो वैल्यूएशंस है, आई थिंक इन्फोसिस ये लेवल से भी अट्रैक्टिव होता है। दिस इज वन स्पेस जो बेनिफिट कर रहा है, जो रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है, आई मीन थोड़ा, इट्स नॉट सब्सटैंशियल बट इट इज ग्रेजुअल, जो फेवर में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टर्स, तो ये बेनिफिट करेगा इन कंपनियों को। आई थिंक HCL टेक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड अच्छा स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखना चाहिए, बट आई थिंक यहाँ ये लेवल से भी आई थिंक वन कैन लुक टू एड, कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ से क्लोज टू 900 फॉर द शॉर्टर टर्म। बिल्कुल, एक बार कंजम्पशन प्ले देख लेते हैं। आज सुबह से हम देख रहे थे जो कंजम्पशन प्ले है उसमें रुझान थोड़ा इंटरेस्टिंग था आज सुबह। तो एक बार HUL, ITC इन सबको देख लेते हैं, साथ ही डाबर, मैरिको, क्योंकि इस तरह के देखिए ट्रेड वॉर की वजह से अगर मार्केट गिरता भी है ना, दीज आर द कंपनीज जिस पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा जो भी ट्रेड वॉर चल रहा है उसका। या फिर देखिए कंजम्पशन का प्ले आप इनडायरेक्टली भी प्ले कर सकते हैं। जैसे अगर आप जी एंटरटेनमेंट को देखें, हालांकि जी समूह की कंपनी है, दैट्स अ डिस्क्लोजर, लेकिन अब ये ऐसी कंपनी है कि जिसे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है इस तरह के ट्रेड वॉर का, राइट, और वो कंजम्पशन स्पेस से जुड़ी हुई है, तो वहां पर देखिए इम्पैक्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस जो है उसे आप देखिए, हेवेल्स है या फिर वोल्टास, वर्लपूल, इन सब पर आप नजर रख सकते हैं। इसमें कोई पिक है जो आप ऐड करना चाहेंगे राकेश? देखिए, इस स्पेस में जी एंटरटेनमेंट जिसका आपने नाम लिया है काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मीर ये स्टॉक ना काफ़ी पुराना, मतलब कि .com के टाइम से लिस्टेड है
और इस स्टॉक की खासियत है, जब जब इस स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिलता है, इसमें एक रैली आ जाती है सरप्राइजिंगली। कल के सत्र में भी ऐसा हुआ था और काफी बढ़िया स्टॉक लगता है। ऊपरी स्तरों पे एक अच्छा बेस है, मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जी एंटरटेनमेंट में नजर रखनी चाहिए। फिर इसी समूह की दूसरी कंपनी डिश टीवी, मैं खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूं, बट उसके अंदर भी रिलेटिवली आज एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वो भी आज पैनिक के अंदर, जहां पर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, एक सेल ऑफ देखने को मिला है। डिश टीवी भी लगभग 2% के करीब ऊपर है। यहां पर भी मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों से एक डाउनसाइड लिमिटेड है और आगे चल के अगर कोई 8 से 12 महीने का नजरिया बनाता है तो इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक दो शेयर देखिए आप। एक CCL प्रोडक्ट है, सुबह से हम आपको नोटिस करवा रहे हैं, शेयर ने अपने आप को मेंटेन किया है, आज गिरावट के अंदर भी मेंटेन है। इसके अलावा ग्रेफाइट और HEG, ये दो शेयर ऐसे हैं जो थोड़ा और आज मजबूत है, ऑलमोस्ट अब डे हाई पे आ गए हैं। दोनों ही शेयर इकट्ठे चलते हैं एक साथ ही। एक बार सोमानी सेरेमिक्स को भी आप देख सकते हैं, ये भी करीब 1.5 से 2.25% ऊपर है। तो सेरेमिक वाली कंपनीज के अंदर भी थोड़ा बहुत मोमेंटम वापस आया है, करीब अभी 1% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ये एक SCC और देखिए, पिछले 2-3 दिन से हम आपको नोटिस करा रहे हैं, आज इस तेज गिरावट के बाद अब थोड़ा बहुत पुल बैक इसमें वापस आया है, ये करीब 4% का। लेकिन अभी भी मामला जस का तस है, उसको लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई है। इसलिए तेज गिरावट के बाद जो एक टिपिकली शॉर्ट टर्म पुल बैक होता है, ये वही देखने को मिल रहा है इस समय। एक ग्रेफाइट और HEG को शाइना लेकर आपकी राय क्या है इन दोनों शेयर्स पे? ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनकी वैल्यूएशन को लेकर कभी कोई क्वेश्चन तो उठे नहीं। 100% तक का रिटर्न दे दिया, लेकिन फिर भी अभी भी शेयर्स में लगातार बढ़त खरीदारी जारी है। देखिए, आई थिंक ये काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। ग्रेफाइट के जो प्राइजेस है उस एंड द यूज इन टेलीकॉम, आई मीन इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये तो काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस दे चुके हैं इन द लास्ट 1 साल में। तो मेरे हिसाब से अगर लेना है तो थोड़ा बहुत डिक्लाइंस पे लेना बेहतर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर एक तो है चाइना का, द ट्रेड वॉर जो US और चाइना के बीच में हो रहा है, वो इम्पैक्ट मेरे हिसाब से थोड़ा मटेरियल प्राइसेस पे करेगा। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट डिप्स पे लेना बेहतर रहेगा। ठीक है, इस ट्रेड वॉर को आप भूलिए नहीं, क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत भर है। ये डोनाल्ड ट्रंप का भी ऐसा कहना है, हालांकि कह रहे हैं वास्तव में हो जाएगा, इसको लेकर अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि समय दिया गया है अभी चाइना को। बाद में 1 महीने का कंसल्टेशन का समय भी है, उसके बाद ड्यूटीज तय होंगी और फिर लगेंगी। फिलहाल तो ये बात जरूर है, लेकिन बाजार इससे थोड़ा डरा हुआ है। शंकर शर्मा से भी इसी मुद्दे पर हमने बातचीत की, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो ट्रेड वॉर की जो बात है, I am of the view that that is a problematic situation. I hope it doesn't escalate into full-scale protectionism by all countries. But I mean, again, these are very high-level decisions. Mr. Trump has his own logic. In some senses, it is justified also, which other countries may disagree with. But अगर ये चीजें fully implement हो जाए सारी countries में, then there will be a problem. There will be a problem of growth. There will be a problem on trade. ठीक है, हमने अरविंद सेंगर से भी बातचीत की थी इसी मुद्दे को लेकर, वो क्या कह रहे हैं जरा उनको भी सुनिए आप। बिगर कंसर्न फॉर मी वुड बी इफ ट्रेड वॉर, जिसका कि कुछ रिस्क्स बढ़ रही हैं, उससे ग्लोबल ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इफ द मार्केट्स आर अबाउट ग्रोथ, देन ग्रोथ अगर इकोनॉमीज की जो ग्लोबली इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, उसमें अगर कोई सदमा पहुंचा, उसमें कोई सेटबैक हुआ, देन दैट इज नेगेटिव फॉर इंडियन मार्केट, फॉर ग्लोबल मार्केट्स। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड वॉर की जो रिस्क है वो थोड़ा वॉच करनी पड़ेंगी। होपफुली नथिंग टू बैड विल हैपन, बट देयर आर क्लियरली ग्रोइंग रिस्क्स के इसमें कुछ काफी हद तक जो जितने टेम्परेचर बढ़ गया है उसमें कुछ अगर यूरोप ने या चाइना ने कुछ रिस्पॉन्स किया तो उसमें टिट फॉर टैट टैरिफ्स में ग्लोबल ट्रेड एंड देयरफॉर ग्लोबल ग्रोथ पे नेगेटिव असर आ सकता है। ठीक है, मिहिर, ये हमने शंकर को भी सुना, हमने अरविंद सेंगर को भी सुन लिया। क्या ये समझना चाहिए कि ये खबर हर रोज आएगी, ट्रेड वॉर इतना गंभीर है कि हर रोज होगा, या फिर जब जब आएगा तब ये रिएक्शन होगा? आज का रिएक्शन पूरा हो गया। ये देखिए, पिछले साल आपके लिए रॉकेटमैन था नॉर्थ कोरिया, इस साल ट्रेड वॉर है। अब इसमें जब जब कुछ होगा तब तक मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा। हो सकता है कल उठ के थोड़ा संभल भी जाए। अभी एक बार डाउ फ्यूचर्स को देख लेते हैं। अब आज देखिए, कल जिस तरह का फेरोशियस
सेलिंग का दौर देखने को मिला था, आज अगर आप उससे तुलना करेंगे तो डाउ फ्यूचर्स में उतना पैनिक नहीं है, कम से कम थैंकफुली। अब देखिए 100-150 पॉइंट नीचे या 250 पॉइंट नीचे, इट्स नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हेवी फॉलो अप सेलिंग अभी तक देखने को मिली है। तो ये जब जब इस तरह के बयान आएंगे तब तक इसका इम्पैक्ट आप पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये वॉर मॉन्गरिंग ना सेंटिमेंट को खराब करती है, और वो ही होगा, ये सेंटिमेंट इससे खराब रहेगा मार्केट का। तो खुलकर जो बुल्स पार्टिसिपेट करते हैं ना स्ट्रीट पर, वो इसमें भी ये हो सकता है आपको कि पुल बैक देखने को मिले, लेकिन वो सस्टेन आप इंडियन मार्केट में ही देखिए पुल बैक कहाँ है। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि 10,040 के ऊपर निकलेगा निफ्टी, कुछ होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अब देखिए ना निफ्टी 10,000 के ऊपर ही टिक नहीं पा रहा है। तो उससे ये दिक्कत आती है फिर कि वो जो कन्विक्शन होता है ना वो टेस्ट होता है। आज 10,027 तक गया है, 10,040 तक जा भी नहीं पाया है ठीक से। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को एक बार देख लेते हैं, जो आज की हमारी खबर थी और बड़ी अहम खबर है कि सरकार आयुष्मान भारत को एक्चुअली 26 मई को लॉन्च कर सकती है, जब मोदी सरकार अपने 4 साल पूरे करने जा रही है। और साथ ही एक जो बड़ा संकेत दिया है कि सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी हिस्सा लेने दिया जा सकता है इस स्कीम में, अगर उनकी तरफ से सही प्राइसिंग ऑफर की जाए तो। 1000 रुपए की बता रहे हैं कि उनका प्रीमियम 1080 रुपये प्रीमियम होना चाहिए, बिकॉज 1080 इज द नेशनल एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर। लेकिन ये पुरिंजू ने भी कहा कि इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। ये कैसे लग रहे हैं आपको राकेश, इंश्योरेंस स्टॉक्स? देखिए मेर एक रीज़न है जो सब इंश्योरेंस स्टॉक्स को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से जो पैसा आ रहा है, जो इंश्योरेंस वालों का पैसा आ रहा है, जो बाहर से बड़ा पैसा आ रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनीज में ही आ रहा है। फुल प्रूफ बिजनेस है। जैसे पहले किसान विकास पत्र होते थे, 5 साल में पैसा डबल करते थे, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। आप 4 से 5 साल का व्यू बना के जो भी जितने इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं, HDFC का है, ICICI का है, इनको आप अगर लंबी अवधि के लिए लेकर रखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन शायद ना एक आपका व्यू भी चाहिए। जैसे मिहिर भी कई बात रख रहे थे कि ये प्राइवेट कंपनीज पे सौदा कितना प्रॉफिटेबल होगा, ये भी है। एक तो सरकारी स्कीम, कॉर्पस इतना बड़ा, सारी बीमारियों को ऐड कर रहे हैं, कैंसर तक बीमारी को भी ऐड किया जा रहा है, क्योंकि हम तो थोड़ा व्यापार की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए वैसे तो अच्छी बात है, ये सोशल स्कीम के साथ अच्छी बात है कि कैंसर ऐसी बीमारी को भी कवर है, लेकिन जिसको भी ऑर्डर मिलेगा शायद प्रॉफिट का तो ऑर्डर होगा ही नहीं हो। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट काफ़ी बड़ा है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफ़ी इनको आई थिंक थ्रस्ट दे रही है, तो और जो प्रमोटर्स हैं ग्रुप कंपनीज के वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से अगर आप HDFC का इंश्योरेंस कंपनी ले ले या इवन ICICI प्रू का आप ले, तो आई थिंक यहाँ से कंपटीशन, इंक्रीमेंटल कंपटीशन लिमिटेड है, और ये जो करेक्शंस के बाद ये स्टॉक्स अभी थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं। सो आई थिंक ये एग्रेसिव कंपनीज है और इनमें डेफिनेटली आप एक्सपोजर ले सकते हैं विद अ लॉन्गर टर्म व्यू। एक डिश टीवी आप देखिए, एक का 3.5% ऊपर आ गया है और ये 69 के लेवल्स पर है। कल ही वीडियोकॉन के मर्जर का जो इन्होंने कंप्लीशन था वो कर दिया और आज से ही इसमें तेजी बनना शुरू हो गई है 3-3.5% की। राकेश तो ऑलरेडी कह भी रहे थे कि इसके अंदर अच्छा मूव मिलेगा। एक बार आशीष आपका भी व्यू चाहिए होगा डिश टीवी के अंदर, इस तरह के मार्केट के अंदर इस तरह का परफॉर्मेंस, आप डिश टीवी पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ तो है कि आज एक अच्छा डबल बॉटम का फॉर्मेशन टेक्निकली बना है, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेट किए हैं, तो एक मुझे लगता है मजबूत बेस कहीं ना कहीं 66-67 के आसपास बन चुका है और अगर से ये लेवल्स अब होल्ड करते तो मुझे लगता है स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 75-76 के लेवल्स को शॉर्ट टर्म में छूने के लिए। ठीक है, इस पे आप थोड़ा ध्यान रखें। SCL टेक आज कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। राकेश जरा, कंटेनर कॉर्पोरेशन 1200 के ऊपर आके टिका हुआ है, न केवल टिका हुआ है बल्कि डे हाई पे भी आ गया है, आपकी राय चाहिए इस पे? देखिए, बिल्कुल एक डे हाई पे रहा है, एक मोमेंटम क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है, बट ऊपरी स्तरों पे आप देखें तो डिम्पी यहाँ पर 1205 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है और टेक्निकली इतने वोलाटाइल मार्केट में कंटेनर कॉर्पोरेशन के साथ कंफर्ट नहीं आता है ओवरनाइट कैरी करने के लिए। अगर आपको ओवरनाइट कैरी करना है तो 2 स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जो डे हाइस पे चल रहे हैं। वन इज HCL टेक, जहां मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्लैश लॉन्ग्स ऊपर में इसको 977-980 तक ले जाने का दमखम रखते हैं, और दूसरा टाइटन एक्सपायरी के नज़रिए से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर 925 के लक्ष्य के लिए टाइटन के अंदर एक नई खरीदारी की जा सकती है।
एक बार भारत डायनेमिक्स को देखते हैं। आज ये लिस्ट हुआ और लिस्टिंग से पहले ही हमने जो कहा था कि ये जो ट्रेड वॉर का टॉर्पीडो इनको ही आकर लगा है, आज तो बिल्कुल फिट बैठा है। अभी भी 391 पर ये ट्रेड कर रहा है, यानी इशू प्राइस से नीचे। खैर इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, लेकिन हाँ कमजोर हुई है लिस्टिंग आज इसकी। शाइना भारत डायनेमिक्स आपको लगता है और डाउन साइड ओपन हो सकती है यहाँ पर, बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी कोई उतना एक्साइटिंग देखने को नहीं मिला था। आई थिंक सो। आई थिंक ये बेटर टू अवॉइड अभी ये लेवल्स पे, क्योंकि वैल्यूएशन में ज़्यादा भी कंफर्ट नहीं था। सो आई थिंक इट इज़ बेटर टू अवॉइड कि दूसरे स्टॉक्स ये सेक्टर में अभी डिसेंट वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो वन आई थिंक नीड्स टू थोड़ा बाय वेट एंड वॉच। थोड़ा मार्केट करेक्ट होता है तो ये स्टॉक्स में री एंटर कर सकते हैं। ठीक है, हमने भारत डायनेमिक्स की मैनेजमेंट से भी बातचीत की थी, हमने उनसे बात पूछी समझी। एक बार जरा उनका व्यू भी सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। हाँ, हमारा 2 और नया प्लांट्स हमें बनाना है। पिछले 4 साल में हम 500 करोड़ स्पेंड किया था हमारे कैपेक्स में। हम मॉडर्नाइज कर दिया हमारा 3 प्लांट को, करंट ऑपरेशनल प्लांट्स को, और 2 नया प्लांट्स में एक प्लांट में फेज 1 की एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई है, पर्टिकुलरली टेस्ट फैसिलिटी क्रिएट हो गई है। और फेज 2 में हम लोग MRSAM के लिए, MRSAM ऐसे एक सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने के लिए एक अच्छा सा फैसिलिटीज बिल्डअप कर रहे हैं। उसके लिए हम थोड़ा ऑलमोस्ट उसके लिए और अमरावती में छोड़ के टोटल कुल मिला के अराउंड 140 करोड़ की इस साल की प्लान है। अगले साल की 90 करोड़ की एक प्लान है, और कैपेक्स की अगर जरूरी पड़े तो मे बी, और वो अमरावती प्लांट में जरूरी पड़ेगा, बिकॉज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम आने वाला है उधर। वो प्रोग्राम के लिए करना पड़ेगा। हम अपनी कैश रिजर्व से ये सब फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल। खैर चलिए, ये जो आयुष्मान भारत की हमने बात की थी ना, इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी इस समय मौजूद हैं, और खबर बड़ी है कि शायद 26 मई को ही सरकार इसे लॉन्च करे, क्योंकि 26 मई को मोदी सरकार के 4 साल भी पूरे हो रहे हैं, और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी हिस्सा देने लिया जा सकता है इसमें। बताइए आलोक। बिल्कुल, देखिए आयुष्मान भारत सरकार की बहुत बड़ी फ्लैगशिप इंश्योरेंस स्कीम है, और सरकार चाहती है कि इसके रोल आउट पहले किया जाए, ताकि इसका फ़ायदा कह सकते हैं 2019 के चुनाव से पहले दिखने लगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्कीम है कि इसको रोल आउट करने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि इसका रोल आउट जल्दी हो। जैसे हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसका रोल आउट 26 मई को हो सकता है, जो सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं इस मौके पर। पहले ये तय हो रहा था कि 2 अक्टूबर या 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया जाए, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि इसको पहले भी लॉन्च किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये उम्मीद है कि 26 मई को सरकार इसको लॉन्च करेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें प्राइवेट जो इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं उनको भी वेलकम किया जा रहा है, और सरकार को इसमें कोई हर्ज नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां आएँ। सरकार का मानना है कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो इससे एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जो प्रीमियम है, बीमे की जो प्रीमियम है उसमें कमी आएगी, और ऐसे में आम लोगों का ही फायदा होगा। तो कुल मिलाकर सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए भी वेलकम कर रही है इसमें। हालांकि एक बड़ी ज़बरदस्त नेगोशिएशन नीति आयोग, हेल्थ मिनिस्ट्री और जितनी भी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, उनके बीच लगातार चल रही है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के आने से ये फ़ायदा होगा कि जो बीमे की प्रीमियम है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। अभी जो एक बताया जा रहा था करीब 1000 के आसपास इसके प्रीमियम की बात चल रही थी, लेकिन देखना होगा कि प्राइवेट कंपनियां इसको कितना कम पे ले जा सकती हैं, और क्या ये कीमत जो है 1000 से भी कम हो सकती है। तो सरकार कोशिश यही कर रही है कि बीमे की प्रीमियम की राशि है वो कम से कम हो, ताकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंश्योरेंस कर सके। 10.5 करोड़ फैमिली का लक्ष्य है 5 लाख के इंश्योरेंस का। तो सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ जो सरकारी कंपनियां हैं उनके इंश्योरेंस से भी बात कर रही है। तो प्राइवेट कंपनियां इसमें इस आयुष्मान भारत का एक हिस्सा बन सकती हैं, ये जो हमें जानकारी मिली है। ठीक है आलोक, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए कि इस बार सरकार की तो पूरी कोशिश है कि दाम कम से कम रखे जाएं। फिलहाल जो अभी तक बात आ रही है 1080 की है। ये प्रीमियम अमाउंट होगा जो कि आपको 5 लाख का कवर दे देगा। सारी क्रिटिकल जो बीमारियां हैं वो इसके अंदर ऐड होंगी। इस सरकार की एक मोदी केयर, ओबामा केयर की तर्ज पर ये एक पॉलिसी थी जिसके बजट में अनाउंसमेंट थी। खैर आगे बढ़ते हैं। ये कंजम्पशन वाली थी वाकई बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अगर आप देखें आज पीआई इंडस्ट्रीज करीब 2.5% ऊपर है। इसके अलावा अगर आप रेडिको खैतान को देखें, हालांकि ये गम में और खुशी में दोनों तरफ में इनके प्रोडक्ट के इस्तेमाल होते हैं, ये भी आज करीब 2% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और पीआई साथ ही मन्नापुरम भी, हालांकि गोल्ड फाइनेंसिंग की कंपनी है, लेकिन ये भी ठीक है। आज 2-2.5% जैसे कह भी रहे थे राकेश की ये उसको प्लस करना चाहते थे, लेकिन आज मौका ही नहीं मिला। लेकिन राकेश, रेडिको में मौका मिल रहा है बार बार, या प्लस करेंगे या फिर छोड़ देंगे इसको?
देखिए रेडिको का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है डिम्पी, और अभी तक इस स्टॉक ने, अगर आप देखें लिकर स्टॉक्स में, इस स्टॉक ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करा है, एक इसने और एक दूसरा एक सोम डिस्टिलरी ने। यहाँ पर प्रेफर्ड पिक रेडिको खैतान रहेगा। अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। मीर चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर बढ़ता है, लेकिन सरकारी बैंकों ने कसम खा रखी है हम नहीं चलेंगे। अब आप आज यूनियन बैंक को देख लिए, खैर ये घोटाला आ गया। अब तो खैर ये मेरे को लग रहा है कि इस बैंकों को देख के ना, सरकारी बैंकों को अब लग रहा है शॉक प्रूफ हो गए, घोटाला प्रूफ जैसा हो गया है। अब यूनियन बैंक सिर्फ 8% आज टूट गया, सिर्फ मैं 8% बोल रहा हूँ, वैसे तो बहुत गिरावट आई। सिंडिकेट आप देख लीजिए, SBI, PNB, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कोई भी सरकारी बैंक उठाइए आपको एक ही तरफ चार्ट मिलेंगे, खुलते ऐसे फिर डे लो, खुलते ऐसे फिर डे लो। आप कुछ भी बोलते रहिए इनके बारे में। तो सरकारी बैंकों का खेमा तो शायद भूल जाए तो ज़्यादा अच्छा ही है। शायद ना भूल जाए, कुछ भी याद ना रखें, क्योंकि जिन्होंने भी याद किया वो शायद अब याद ही करने वाले रह गए हैं बैंक। एब्सोल्युटली, आई थिंक सब PSU बैंक्स को बेस्ट अवॉइड है ये लेवल्स पे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि और कितने मतलब NPS जो हमने मतलब रिकग्नाइज नहीं है वो अभी निकल के आएंगे, तो इस हिसाब से अवॉइड है। और स्टेट बैंक मेरी मतलब ऑलवेज चॉइस रही है ये सेक्टर में। बट अभी क्या हुआ है, अगर आप देखो मतलब वो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है उसको ब्रेक कर रहे हैं। सो आई थिंक ये अभी अगर आपको लेना है PSU में तो स्टेट बैंक जरूर लीजिए, बेस्ड ऑन फंडामेंटल वैल्यूएशंस। प्राइस टू बुक एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है, बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से थोड़ा मार्केट को स्टेबलाइज होने के बाद अगर एंट्री करते हैं तो स्टेट बैंक में बेहतर रहेगा। उससे अच्छा ये अपना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं अभी, तो उनमें अगर एंट्री करते हैं, जैसे आपको ICICI बैंक हो, आई मीन एवरी बैंक हैज अ प्रॉब्लम विथ एसेट क्वालिटी बट स्टिल, और येस बैंक है, येस बैंक का अगर आप देखो बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 100 रुपया हो जाएगा। तो अगर प्राइस टू बुक देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल एट 3 times, तो ये स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल। एक स्टॉक राकेश आप देखिए, L&T टेक, आज इस पर इंटरेस्टिंग मूव है, ये करीब 2.5% ऊपर है। खैर बाकी IT स्टॉक्स में भी रुझान तो हमने देखा ठीक है, लेकिन क्योंकि ये काउंटर ऑलरेडी एक वेव ऑफ अच्छा अपमूव या बुल रन देख चुका है, आप L&T टेक पर क्या सलाह देंगे? देखिए मीर, आपने काफी ठीक समय पर एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करा है। अगर आप देखें तो जैसे इसका रुझान पॉजिटिव है, बट आज के सत्र में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, ये स्टॉक ने एक हाई लगाया था 1475 के अराउंड का, और वहां से स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी 1160 रुपए के स्तरों तक की। आज इस स्टॉक के अंदर एक क्लियर कट सिग्नल है कि जो करेक्शन थी वो ओवर हो चुकी है, और स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया 1155 के अराउंड। और टेक्निकली मुझे लगता है ये स्टॉक 1450, 1455 तक की रैली दिखा सकता है अगले 1 से 1.5 महीने में। एक अच्छा कैंडिडेट है बाइंग करने के लिए, इन स्तरों पर इसको खरीद के चलना चाहिए। ठीक है, एक शेयर थोड़ा नुकसान में चल रहा है, फोर्टिस हेल्थ के। आज फिर से देखिए वो गिरावट इतनी जोरदार है कि 7-8% ये शेयर फिर से नीचे आ गया। अब ये शेयर लगातार टूट रहा है, पहले चला था 130 से 160-70 तक गया, फिर से वापस 130 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आशीष, इस पे आपके रिकमेंडेशन? F&O में है ये शेयर अभी भी? जी देखिए, फोर्टिस के अंदर में वापस से गिरावट का जो इसने शुरू किया दौर, और बीच में हमने देखा था कि एक ऊपर में 167 तक गया, और आज फिर से एक वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हमें देखने को मिली। बट मैं समझता हूँ वापस से इसने आज एक सपोर्ट लेवल को हिट किया, वो है 140, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहले भी हमें देखने को मिला। तो मुझे लगता है अगर से सपोर्ट लेवल्स होल्ड हो गए तो वापस शायद ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही रहेगा। 150 से लेके 145 ये रेंज मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, कुछ एक शेयर जो मोमेंटम में रहते हैं उसमें रियलिटी है, ये रियल एस्टेट का मोमेंटम वाला शेयर, लेकिन डे लो पे है। IGL, आज सुबह सुबह खबर कल इनफैक्ट आई थी कि LIC ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है, और आप फिर से डे लो पे, किसी तरह की कोई बढ़त नहीं। वक्रांगी सर्किट पे चलने वाला शेयर डे लो पे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी आज 900 के लेवल के नीचे ही दिन भर ट्रेड किया। एक बार सुबह सुबह मौका मिला था कि जब 900 के ऊपर आया, उसके बाद ये भी दिन भर 900 के नीचे गया। एक बार जरा IGL पे रिकमेंडेशन राजेश आपकी। IGL इंद्रप्रस्थ गैस 282 पे चल रहा है। देखिए डिम्पी, ट्रेडिंग के नजरिए से स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इनफैक्ट कंटिन्यूसली करेक्शन में चल रहा है। आज भी स्टॉक में गिरावट है। टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह की खरीदारी की जाए, बिल्कुल अवॉइड की सलाह रहेगी यहाँ पर। दूसरा एक स्टॉक जो डिम्पी अच्छा लग रहा है, जिसने आज गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा, वो है पीडीलाइट, जो कि 900 रुपए के अराउंड एक अच्छा बेस बना रहा है, और अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो ये स्टॉक भी
इसी सीरीज में वायदा बाजार के अंदर है, ऊपर में 925 927 के लेवल दिखा सकता है। और एक और कंजम्पशन थीम का स्टॉक डिम्पी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि अगर नई खरीदारी ट्रेडिंग के नजरिए से करनी है तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 1130 से लेकर 1135 के लक्ष्य के लिए यहां पर बाइंग की जा सकती है। नीचे में 1058 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बिल्कुल। इस बीच एक बार ग्रेफाइट को देख लेते हैं। ग्रेफाइट पर आशीष क्या सलाह है आपकी? जी देखिए, ओवरऑल तो ये जो पूरा स्पेस है इसके अंदर में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली और बाजार की वीकनेस के बावजूद भी ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं अच्छा होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो रेन इंडस्ट्रीज हो, ग्रेफाइट हो। तो मुझे लगता है ग्रेफाइट इन पर्टिकुलर एक पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखा रहा है और 710 का मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक में बन चुका है। तो इसको ध्यान रख के स्टॉक में अगर से लॉन्ग पोजिशन बनाते तो ऊपर में 800-820 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है आशीष, कोई आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं जहाँ पे सेल और बाय कुछ बनाया जाए? जी हाँ, देखिए ओवरऑल जैसे आप कंजम्पशन थीम की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है जुबिलेंट फूड अभी भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज 7.5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है और स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक में वापस एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 2240 के स्टॉप लॉस होंगे और ऊपर में 2360 की अपसाइड मुझे लगता है जुबिलेंट फूड दिखा सकता है। IT के बास्केट में मुझे लगता है टेक महिंद्रा में एक अच्छी बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। 13% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है और टेक्निकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे स्टॉक खड़ा है। तो 605 के एक स्टॉप से यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाई है। 660 तक की अपसाइड इसके अंदर देखने को मिल सकती है। और दो स्टॉक मुझे लगता है जो थोड़ा वीक ट्रेंड में नजर आ रहे हैं उसमें है सबसे पहले DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ मुझे लगता है एक शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। 503 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में 470-475 के लेवल्स DHFL में टेस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और मेटल बास्केट में वेदांता मुझे लगता है क्लियर ब्रेकडाउन है, जिसको हमने पहले भी शॉर्ट रिकमेंडेशन दिया था। मुझे लगता है ये स्टॉक 270-268 के लेवल्स को नीचे छू सकता है। बिल्कुल। चलिए इस बीच निफ्टी को हम देखते हैं। ये जो दिन का लो था वहां से करीब 70 पॉइंट्स ऊपर है, इस समय सुधरा है और सेंसेक्स में भी निचले लेवल से रिकवरी है। देखिए निफ्टी में 100 पॉइंट्स की गिरावट तो है लेकिन ये 10,000 के पार है, 10,015 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 9951 तक फिसला था आज के इंट्राडे ट्रेड में। तो गेनर्स जो है निफ्टी के उन्हें अगर हम देखें इसमें HCL टेक है, भारती इंफ्राटेल है, जी एंटरटेनमेंट, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ अब जुड़े हैं। राजेश, अभी के लिए तो बाउंस है, निफ्टी शायद हो सकता है 10,000 के ऊपर टिका भी रहे या फिर क्लोजिंग भी दे दे 10,000 के ऊपर, लेकिन ये वीकनेस थोड़ी और परसिस्ट कर सकती है क्या मार्केट में? देखिए ये बोलना मुश्किल है कि 10,000 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दे रहा है तो शॉर्ट टर्म की जो भी दिक्कतें हैं या दुश्वारियां हैं दूर हो गई है। क्योंकि अगर आप देखें तो किसी को पता नहीं है कि अचानक से ट्रम्प के साइड से क्या अनाउंसमेंट आ जाएगी। अगर ऐसी कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं आती है, आई रिपीट, अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है या जो टैरिफ लगाए गए हैं उसमें भी कुछ कंसिडरेशन होता है तो मुझे लगता है कि अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ये जो गिरावट है एक तरीके से आपको अच्छा मौका दे रही है एक्यूमुलेट करने के लिए। क्योंकि जैसे सोमवार को अगर आप देखें तो कैश मार्केट के आखिरी दिन है सौदे करने का, क्योंकि उसके बाद के जो सौदे होंगे वो नए साल में माने जाएंगे। और बुधवार को FNO का सेटलमेंट है, इसलिए नेक्स्ट वीक और छोटा भी है। तो इस वजह नेक्स्ट वीक में मुझे बहुत वॉलेटाइल नज़र आ रहा है बाजार। लेकिन उसके बाद वाले हफ्ते से जो कि नए साल में होगा अप्रैल से, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे लोगों का ध्यान फिर Q4 के नतीजों की तरफ जाएगा और जब नतीजे आने चालू हो जाएंगे तो ये जो न्यूज़ है ये सब्सिडाइज हो जाएगी और जहाँ नतीजे अच्छे आएंगे वहाँ बिल्कुल खरीदारी रहेगी। तो हमारी राय में इस वक्त अगर किसी स्टॉक में बहुत अच्छी गिरावट देखी जा रही है न्यूज़ फ्लो के कारण से, तो वहाँ पर एक बार एक्यूमुलेशन करने का मौका बन रहा है। ठीक है, ये राजेश के यहाँ पे रिकमेंडेशन आपके सामने। लेकिन इस बीच मार्केट ने 10,000 एक्चुअली हो क्या रहा है ना, आज मार्केट की 100 अंकों की कोई गिरावट नहीं देख रहा, ये देख रहा है कि 10,000 के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ज्यादा चिंता है 10,000 की। खैर कुछ BTST STBT कॉल्स हैं, ये जरा देख लेते हैं ये कौन सी हैं, बताएं पूजा।
जी 6 में से 4 कॉल्स में एसटीबीटी रहा है और 2 में खरीदारी के मौके जानकार देख रहे हैं। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। इन्होंने प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप फॉर्चुनानी ने जीएसएफसी में बिकवाली करने की राय दी है। 112 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 119 का। और अगले कॉल में ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर्स में। यहाँ पर इनका मानना है कि अच्छी तेज़ी देखने की उम्मीद है, 1110 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 1070 का। अगले कॉल में आ रही है सुमित बगाड़िया की तरफ से। इन्होंने भी अपने एक कॉल में खरीदारी करने की राय दी है एशियन पेंट्स में और इनका मानना है कि 1150 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस लगाइए 1098 का। और अगले कॉल में इन्होंने बिकवाली की राय दी है ल्यूपिन में। यहाँ पर इनका मानना है कि 720 के लेवल्स तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगाइए 751 का। अगले दोनों ही कॉल्स में बिकवाली करने की राय है आशीष अंदानी की तरफ से। इन्होंने पहले अपने स्टॉक में रियल्टी स्टॉक्स डीएलएफ में खरीदारी करने बिकवाली करने की राय दी है 192 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 207 का। और आखिरी कॉल में भी सेल कॉल ही है चेन्नई पेट्रो में और यहाँ इनका मानना है कि 311 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 329 का। ठीक है, ये कुछ एक सौदे हैं लेकिन अभी भी एसटीबीटी थोड़े ज़्यादा हैं। एक दो शेयर देखिए जरा जो थोड़ा ऊपर आए हैं। एक तो तेजस नेट के नाम से एक कंपनी है। ये करीब 3.5% की मजबूत के साथ ऊपर आ गया और ऑलमोस्ट डे हाई पे है। हाल फिलहाल की लिस्टिंग है ऑलमोस्ट डे हाई पे। डीसीएम श्रीराम ये भी करीब 2.5% ऊपर आ चुका है। ग्रेफाइट की बात भी मीर ने की। एक टेक्नोप्लास्ट नाम की कंपनी करीब 3% ऊपर ये भी है। सीसीएल प्रोडक्ट आपको पता ही है। और एक टीवीएस श्री चक्रा, ये टीवीएस की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि ऑटो एंसिलरीज में है। ये भी ऑलमोस्ट अब डे हाई पे है। इसके अंदर एक सडन स्पाइक आया है। खैर इस बार की डेरिवेटिव्स वगैरह 28 तारीख की है लेकिन 28 तारीख के बारे में कोई बात नहीं कर रहा बल्कि 26 तारीख के बारे में बातचीत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बाजार के अंदर क्या गिरावट इस 26 तारीख से रुक जाएगी? ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जरा संदीप हमको समझा रहे हैं। संदीप बताएं ये 26 तारीख की क्या कैलकुलेशन है जो इस समय बाजार के अंदर चल रही है? देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि एलटीसीजी से जुड़ी हुई जो बिकवाली है वो शायद इस साल के एंड तक यानी कि बुधवार तक चलती हुई दिखेगी, या आप इंतजार कर रहे हैं कि एलटीसीजी की बिकवाली खत्म हो जाए उसके बाद खरीदारी इनिशिएट करें, तो शायद आप बुधवार का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको 26 तारीख यानी कि सोमवार का जो दिन है उसके ऊपर नजर रखना है और सोमवार को हो सकता है जो एलटीसीजी से जुड़ी बिकवाली है वो खत्म होती हुई दिखे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो वित्त वर्ष है FY18 उसका जो आखिरी ट्रेडिंग सत्र है वो सोमवार है। ये ट्रेडिंग सत्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोमवार को आप जो सौदे करेंगे वो बुधवार को सेटल होंगे, जो कि इस साल का इस वित्त वर्ष का आखिरी कारोबारी दिन है। अगर आप कोई भी सौदा मंगलवार को करते हैं तो वो इस वित्त वर्ष में सेटल नहीं होता हुआ दिखेगा। यही कारण है कि जो एलटीसीजी से जुड़ी हुई बिकवाली है वो शायद सोमवार को ही खत्म होती हुई दिखे, ऐसी आप उम्मीद करके चले, क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन बाजार बंद है। गुरुवार को महावीर जयंती है और शुक्रवार को गुड फ्राइडे है, तो उस वजह से मार्केट बंद है। तो 28 मार्च FY18 का आखिरी कारोबारी दिन है। लेकिन अगर आपको इस वित्त वर्ष में ही सेटलमेंट करना है या एलटीसी से जुड़ी कोई बिकवाली करनी है तो जाहिर सी बात है फिर आपको सोमवार को ही ट्रेड करना होगा। तो सोमवार को अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो सौदा है वो इसी वित्त वर्ष में यानी कि बुधवार को करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आपने मंगलवार को कोई भी ट्रेड किया तो चूंकि हम T+2 ट्रेडिंग के हिसाब से सेटलमेंट होता है भारतीय बाजारों में, तो सोमवार यानी कि 2 अप्रैल को उसका सेटलमेंट होता हुआ दिखेगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए, आप यही मान के चलिए कि अगर एलटीसीजी की बिकवाली सस्टेन करनी है इस वित्त वर्ष में तो शायद सोमवार उसका आखिरी दिन हो सकता है। तो अगर एलटीसीजी से जुड़ी हुई कोई भी बिकवाली अगर मार्केट में होनी है तो शायद सोमवार उसका आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो भी सौदे डाले जाएंगे सोमवार के बाद वो अगले वित्त वर्ष में सेटल होते हुए दिखेंगे। तो सोमवार का दिन इसलिए काफी अहम है क्योंकि ये इस वित्त वर्ष का आखिरी ट्रेडिंग सत्र होगा। ठीक है, ये अच्छी बात है कि सोमवार को ही हो जाएगा, तो शुरुआत ही हफ्ते के अंदर हो जाएगा। हालांकि 3 ही दिन होंगे कामकाज के, लेकिन सोमवार को अगर सारा सेटल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर दिखता है। शायद ना आपकी रिकमेंडेशन, ये एलटीसीजी वाला फैक्टर खत्म जब हो जाएगा बाजार के अंदर और शायद ज़्यादा डैमेज तो नहीं लग रहा, सारा क्रेडिट दिया जा सकता है समय के ट्रेड वॉर को। अभी ज़्यादा गिरावट एलटीसीजी तो नहीं लग रही है। और उसके बाद की तस्वीर क्या बनेगी जब ये 26 तारीख यानी कि सोमवार को हो जाएगा पूरा? मेरे हिसाब से स्टेबलाइज होना चाहिए। थोड़ा बहुत डाउनसाइड अभी भी हो सकता है बिकॉज सेंटिमेंट अभी काफी नेगेटिव अभी भी है ग्लोबल फैक्टर्स को लेके, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी काफी जैसे हमको, जैसे आपने भी पहले हेवल्स की बात की, मैंने पर्सनली ऐड की हुई है एंड आई थिंक ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये इंसुलेटेड है टू ग्लोबल इश्यूज। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप ऐड करें तो ओवर द नेक्स्ट, और जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, तो ये 6 months to 1 year में
हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दूसरा स्टॉक जैसे ये मार्केट में भी स्टेबल है, आज अभी काफी परफॉर्म कर रहा है पावर ग्रिड। यहाँ पर मेरे हिसाब से PSU में अगर आपको करनी है एंट्री, ये एक स्टॉक जिसमें कर सकते हैं। जैसे अभी उनका एसेट ग्रॉस ब्लॉक ऑलमोस्ट 1,70,000 करोड़ है और उनका जो एडिशन है वर्क इन प्रोग्रेस है, इट्स अबाउट 33-34,000 करोड़। तो अगर आप देखें ये इसको जब कैपिटलाइज करेंगे नेक्स्ट 1 odd ईयर में, तो उनका रिटर्न होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो ऐसे स्टॉक्स जो हमको अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे करेक्शन में मिल रहे हैं, आई थिंक इसमें ऐड कर सकते हैं। अदर स्टॉक्स जो हमने पहले भी बात की जैसे IT में है, तो आई थिंक सिलेक्टिवली आप एक्सपोजर ले सकते हैं विद अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू। ठीक है, वैसे हमने डिश टीवी की बात की थी, आज जी एंटरटेनमेंट हमारी ग्रुप कंपनी ज़्यादातर चल रही है, उसमें एक और कंपनी है सिटी नेटवर्क के नाम से है। ये करीब 2.5% की मजबूती के साथ ये भी आज अच्छा मूव दे रहा है। तो ऑलमोस्ट 74 शेयर्स जी ग्रुप के आज अच्छा मूव दे रहे हैं। इसके अलावा एस्ट्रल पॉली एक और शेयर है, ये चला। अभी EID पैरी के अंदर भी करीब 2% की मजबूती आई है। टिमकेन करीब 1.5% और सद्भाव इंजीनियरिंग ये शेयर भी ऑलमोस्ट अब डे हाई पे आ गया है। अच्छे वॉल्यूम के साथ ये शेयर भी डे हाई पे आ गया है। बिल्कुल, चलिए एक बार मार्केट की ब्रेथ देख लेते हैं क्विकली। अब बंद होने में 11 मिनट का समय बाकी है, तो एक बार पूरा सेटअप देख लेते हैं, बिकॉज इसके बाद वीकेंड है, पता नहीं वीकेंड में क्या हो, कौन क्या बयान दे क्या नहीं दे। तो अभी फिलहाल के लिए तो निफ्टी है 10,000 के नीचे, लेकिन जो सेटअप है मार्केट का इस समय क्लोजिंग से ठीक पहले, इसमें ब्रेथ जो है वो अभी भी नेगेटिव अच्छी खासी है। NSE पर बढ़ने वाले काउंटर्स की संख्या 300 से भी कम, BSE पर बढ़ने वाले काउंटर्स की संख्या 550 से भी कम, लेकिन नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या आप देखिए BSE पर ऑलमोस्ट 4 गुना है और NSE पर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4-4.5 गुना काउंटर्स नुकसान में है। वही ब्रेथ हमने BSE और NSE के अलावा निफ्टी सेंसेक्स में भी देखी। वॉल्यूम 4,27,000 करोड़ का ट्रेड आज हुआ है, यानी अगर आप कल के मार्केट का वॉल्यूम देखें तो उससे करीब डबल। अभी 11 मिनट है, हो सकता है उतना हो ही जाए, लेकिन हाँ 4,27,000 करोड़ के आसपास का ट्रेड देखने को मिला है। एशियन मार्केट्स में वीकनेस थी, यूरोपियन मार्केट्स प्रेशर में और डाउ फ्यूचर्स में भी रुझान नेगेटिव, और इन सब के बीच इंडियन मार्केट करीब फिर से एक बार ये जो अभी फिसलाहट आई उसके बाद करीब 1.25% नीचे बंद होने की तैयारी में। डाउ फ्यूचर्स भी अब 1% नीचे जा चुके हैं, 200 से ज़्यादा अंकों की गिरावट, और यूरोपियन मार्केट्स में भी गिरावट एक्सटेंड हुई है। जैसे कि फ्रेंच इंडेक्स CAC 40 थोड़े समय पहले जब हमने देखा था तो 1.5% नीचे था, जर्मन इंडेक्स भी करीब 1.5% नीचे था। अब ये दोनों ही करीब 2% नीचे, और सेंसेक्स भी करीब 450 पॉइंट नीचे। राकेश, कोई और STBT ट्रेड आप देंगे क्या? देखिए, मार्केट जो है पॉजिटिव नोट पे बंद नहीं हो रहा है। STBT ट्रेड में तो शॉर्ट का ट्रेड तो मीर इस समय नहीं है। मेरे को जो स्टॉक अच्छा लग रहा है कैरी करने के लिए BTST में गोदरेज कंज्यूमर है, जैसे जिसका जिक्र करा था, मुझे लगता है एक तो यहाँ बाइंग की जा सकती है, एक टाइटन में बाइंग की जा सकती है जहाँ पे रुझान पॉजिटिव है। एल्स निफ्टी की 1900 की पुट जो 35 रुपीज़ के अराउंड चल रही है, वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। 15 रुपये पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 70 रुपये के लक्ष्य के लिए इसको बाई किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी गिरावट है ना मिड कैप में, उसमें JP एसोसिएट्स 6% नीचे है। बैंकिंग में गिरावट, अच्छा सेल के अंदर भी करीब 6% की गिरावट है। राजीव जी, मेटल काउंटर्स पे क्या करना चाहिए? वैसे तो हमारा एक्सपोजर बहुत कम है, हाँ चाइना हमारे से कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादातर जो आयरन और वाली कंपनीज हैं इनको हम सप्लाई करते हैं आयरन और, तो इसका प्राइजेस का फ़र्क पड़ेगा अगर चाइना की कंजम्पशन या मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डाउन हो जाती है तो। और स्टील को लेकर हमारा ज़्यादा बड़ा बिजनेस है नहीं, तो कितना फर्क पड़ेगा इन मेटल कंपनीज पे? ये शुरुआती झटका रुक जाएगा उसके बाद? जी बिल्कुल, हमारी भी पूरी उम्मीद है कि ये शुरुआती झटके हैं जो बिजनेस पे जितना इफेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा सेंटिमेंट पे इफेक्ट किए हैं। तो ये मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो टाटा स्टील हो या JSW स्टील हो, आपके स्टील पैक में वहाँ हमें लगता है कि बहुत अच्छी बाइंग की जा सकती है। इवन एल्यूमिनियम पैक में अगर आप देखें तो नैल्को 10 से भी कम की पी पे ट्रेड कर रहा है। तीसरी तिमाही के नतीजे 200% के ऊपर का जंप देखा गया था बॉटम लाइन पे, और हमें लगता है कि इस तिमाही के नतीजे भी बेहतर आएंगे क्योंकि एक शिपमेंट ऑलरेडी हायर प्राइसेस में हो चुका है। वो कनाडा से अभी एक नई JV कर रहे हैं जहाँ की हाई एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे जो कि ऑटो में और एरोस्पेस में लगेंगे। तो ऐसे ही हालात में मुझे लगता है कि नैल्को एक सेफ बेट हो सकता है क्योंकि वैल्यूएशन 10 से भी कम के पे है ट्रेड में, और जब इस तरीके का नेगेटिव इन्वायरमेंट हो तो ही एक अच्छा माहौल बनता है, एक अच्छा मौका बनता है अच्छे स्टॉक अक्यूमुलेट करने का।
बिल्कुल। इस बीच एक बार जल्दी से देख लेते हैं मार्केट बंद होने से पहले जो गिरावट अब तक हुई है, इसे अगर आप देखें, ये जनवरी के लास्ट हफ्ते में जो शुरू हुई थी, आई थिंक 27 जनवरी के आसपास से, तब से लेकर अभी तक 29 जनवरी से अब तक का यह आंकड़ा है। और इसमें निफ्टी देखिए 9% नीचे, सेंसेक्स 9% नीचे, निफ्टी बैंक 12% से ज़्यादा का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी अगर आप देखें मिड कैप को तो यहाँ पर भी 12% का ड्रॉप, लेकिन PSU बैंक्स 24% नीचे, मेटल्स 14% नीचे। तो ये ऑलरेडी ना हमारे यहाँ तो ट्रेंड डाउनवर्ड ही था, जो हम जिनसे भी बात कर रहे थे तब जो बात हुई, और उसमें अब ये इस तरह के इंटरनेशनल सेटअप और क्यूज के साथ जाहिर सी बात है जो पिक्चर है वो और ख़राब दिखती है। अब देखिए क्लोजिंग आते आते फिर से एक बार 9980 तक चला गया है निफ्टी। खैर ये पिक्चर तो है खराब, इसलिए शायद आज का दिन पूरा दिन दे ही देना होगा। अब सैटरडे संडे भी आप शांति पकड़ ही लीजिएगा, मंडे को देखेंगे फिर क्या होगा। इस बीच LTCG का मैटर भी काफ़ी तक सेटल हो जाएगा। एक दो शेयर थोड़ा ऊपर आए हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। एक तो टाटा इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है, ये ऊपर आया, और एक थायरोकेयर, एक 2 दिन से हम आपको नोटिस भी करवा रहे हैं थायरोकेयर। तो आज आपने देखा होगा ये थोड़ा स्विंग के तहत ऊपर आया। एक बार टाटा इन्वेस्टमेंट और थायरोकेयर पे राकेश आपकी रिकमेंडेशन। देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट तो दोनों कैश सेगमेंट के शेयर हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, अगर किसी का मीडियम टर्म आउटलुक है तो डिम्पी मेरा ऐसा मानना है बाइंग की जा सकती है। थायरोकेयर का ना टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा लगता है और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो भी मुझे महंगा लगता है। थायरोकेयर को अवॉइड करना चाहूँगा। ठीक है, थायरोकेयर को तो अवॉइड करेंगे यहाँ पे। कुछ एक ट्रेड राजेश जी जो आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं इस समय, इस तरह की गिरावट के अंदर, ये बाय और सेल किसी के भी सौदे हो सकते हैं, जरा वो बताएंगे आप। देखिए डिलीवरी कॉल के हिसाब से तो हमने कैलकाटा इलेक्ट्रिक, NBCC, शिल्पा मेडिकर ये रिकमेंड किए हुए हैं क्लाइंट्स को, और हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये गिरावट के बाद एक्यूमुलेट करने के लिए। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर कहा जाए तो जी हमने रिकमेंड किया है अभी, और रेडिको खेतान रिकमेंड किया है। जी में हम 550 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की सलाह दे रहे हैं, और रेडिको खेतान में 325 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की सलाह दे रहे हैं। कैलकाटा इलेक्ट्रिक में अगर आप देखें तो 10 से 12 के कम के PE में ट्रेड करता हुआ स्टॉक, जिसमें आपको रिटेल भी है, इलेक्ट्रिक भी है। आगे आने वाले दिनों में ऑलरेडी डीमर्जर अनाउंस है, जो कि हमारा अनुमान है कि आने वाले 3-4 महीने में वो पूरा हो जाएगा। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, तो हमें लगता है यहाँ कुछ एक्सपोजर लिया जा सकता है। ठीक है, मार्केट बंद होने में करीब करीब अभी 4-3.5 मिनट का ही समय है। जरा देख लेते हैं आज बाजार कहाँ पे किस रुख की तरफ गया है। आज मार्केट ने थोड़ा निराश इस तरह तर्ज पे भी किया है कि आज 10,000 के ऊपर आने में इसको बड़ी कश्मकश करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि आज शुक्रवार का दिन था, चाहते तो कुछ पोजीशंस को शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर 10,000 के ऊपर इंडेक्स ला सकते थे, लेकिन वो थोड़ा एब्सेंट था। हाँ, एक अच्छी चीज़ जो दिखी इसी लेवल्स के अंदर वो ये था कि ज़्यादातर मार्केट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे, चाहे वो एशियन है या फिर यूरोपियन बाजार है, वहाँ से हम कम नुकसान के साथ हैं, करीब 1.25% के साथ। एक और चीज़ है जो आज मार्केट के अंदर नोट हुई है कि जहाँ जहाँ पे उम्मीद थी कि सेक्रेटोरियल ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा वहीं है, और जो बैंकिंग वाला सेगमेंट है वहीं ज़्यादा नुकसान है। मार्केट ड्रैग वहीं ज़्यादा दिख रहा है। और तो खैर बेचारे रुंगे के साथ ही, जैसे होता है ना कि आप 1 किलो सब्जी लें तो उसमें 100 ग्राम आपको फालतू मिल जाता है, तो वैसे ही निपट गया आज तो कुछ और। आज इसके अलावा जहां पे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ था, हैवी वेट से उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया मार्केट को। आप देखिए ICICI को देखिए, टाटा मोटर्स, LNT, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सब की तरफ से वो उस तरह का दमखम दिखा ही नहीं कि 10,000 के ऊपर, मार्केट को 10,000 के ऊपर टिकने के लिए भी दे नीड स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स। तो आज वो मिसिंग था मार्केट से। अब हैवी वेट्स का दिन ही नहीं था। जब देखिए था, लेकिन वो डाउन साइड पे था। रिलायंस के आई हम एग्जांपल ले रहे थे कि वो टी कमजोर ही साबित हुआ उस लिहाज से। अगर हम देखें, इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो क्लोजिंग है वो भी 10,000 के नीचे आने की तैयारी है। आज सुबह से जिनके पास थोड़ी बहुत बढ़त थी उन्होंने थोड़ी कैरी की है अपनी, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन के पास थी, ऑयल इंडिया के पास थी, इनकी क्लोजिंग आज ठीक ठाक हुई है। इसके अलावा जी ग्रुप की शेयर्स आज चले। आज कुछ फाइनेंस करने वाली कंपनीज अच्छा चली हैं, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे फिर मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज हो, इनके अंदर हमको थोड़ा बहुत मजबूती आती दिखी है। कुछ कंजम्पशन वाली थीम ज़्यादा ठीक दिख रही है। आप टाइटन को उठा के देखिए, ये आज चल रहा था, डाबर चला, ब्रिटानिया के अंदर नुकसान बहुत कम हुआ। ये कुछ एक शेयर्स थे जो आज मजबूती के साथ खड़े रहे। ये कंजम्पशन का थीम थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखी आज। एक और चीज़ जो आज हुई है वो है जो सैनिटरी वेयर वाली कंपनी है वो, उसके अंदर आज थोड़ा मूव अच्छा था। सेरा सैनिटरी वेयर की क्लोजिंग आज ठीक गई है। सोमानी सैरेमिक्स ऑलमोस्ट डे हाई पे आज क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। और कुछ अब मिड कैप में अगर आप आएंगे ना तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि वही जो टिपिकली खरीदारी वाले सेगमेंट था, कंजम्पशन वाला, वहाँ पे दिखा। जैसे CCL प्रोडक्ट उसमें से एक है, एस्ट्रोपॉली एक है,
इसके अलावा आप टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो राकेश कह रहे हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये कुछ एक मार्केट का मोमेंटम है। अब जरा हीरो ज़ीरो भी देख लेते हैं आज के बाजार के, क्योंकि अगर आप 29 तारीख वाला हिस्सा देखेंगे तो वो तो बहुत डरावना है, वहाँ तो 10% तक के नुकसान है। आज चीनी शेयरों में थोड़ी गिरावट ज़्यादा दिखी है, उसमें अगर आप केसीपी शुगर का छोड़ दें जो ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हो रहा है, ये बलरामपुर चीनी आज फिर से टूट गया 2.5% नीचे। ये एक्सपोर्ट का जो 20% का बेनिफिट था ना, कंपनीज अब बयान दे रही हैं कि उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। एक तो ये बयान भी काम कर रहा है, और वो छोटा सा असर था जो पहले ही दिन गुम हो गया। बजाज हिंदुस्तान करीब 4% की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये कुछ चीनी के शेयर्स थे जो आज ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज कर गए। अब आ रहा ऑटो पे शेयर्स पे, यहाँ पे थोड़ा मिक्स ट्रेंड है। एस्कॉर्ट्स तो अच्छा चला हुआ शेयर है, आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन M&M, अशोक लीलैंड और टाटा टीवीएस मोटर्स और इसकी कैंसलरी टीवीएस मोटर श्री चक्रा, ये भी आज अच्छी खासी क्लोजिंग करके गए हैं। तो आज ऑटो में ज़्यादा नुकसान नहीं था, कुछ फ्रंटलाइन शेयर्स भी आज संभाल गए अपने आप को। रियल एस्टेट की तस्वीर थोड़ी ख़राब दिख रही है आपको। अनंतराज, हपटाउन, डीबी रियलिटी, ओबरॉय रियलिटी, ये सभी के सभी शेयर्स ऑलमोस्ट डे लो पे 3-3.5% तक की गिरावट इन सभी शेयर्स में हमको आज देखने को मिल रही है। तो रियल एस्टेट का पैक भी आज ठीक नहीं था। मार्केट की क्लोजिंग 10,000 के नीचे मिल रही है, और मिहिर आप बता भी रहे थे सुबह की 12 अक्टूबर के बाद ये पहली बार होगा शायद क्लोजिंग भी हमको 10,000 के नीचे ही मिली। 11 अक्टूबर 2017 के बाद की सबसे कमज़ोर क्लोजिंग आज हम देख रहे हैं 9988 पर। तो ये ट्रंप का ट्रेड वॉर ये कहाँ भारी नहीं पड़ा आज सब जगह। अब ग्लोबल मार्केट्स पर देखिए तो पूरा साया आज चाइनीज़ ड्रैगन और जो अमेरिकन हॉक है उसके बीच की लड़ाई का साया देखने को मिला। और सेंसेक्स 427 पॉइंट नीचे, निफ्टी 126 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक 490 पॉइंट नीचे, और मिड कैप 100 300 पॉइंट्स नीचे ऑलमोस्ट बंद होते हुए। एडवांस डिक्लाइन भी आप देख रहे हैं, इसमें भी कोई ख़ास रुझान नहीं था। एक बार फाइनल वॉल्यूम को भी देख लेंगे किस तरह का देखने को मिला है वॉल्यूम यहाँ पर। लेकिन इस क्लोजिंग के बाद अगले ट्रंकेटेड हफ्ते में राजेश मुश्किल ही है थोड़ा पॉजिटिव रहना। राजेश, चलिए राकेश आप पहले दे दीजिए कमेंट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मीरा, बड़ा मुश्किल है। मार्केट में 10,000 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलायंस 900 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मेक और ब्रेक लेवल है 890 का, 19 स्तरों के आसपास क्लोज हुआ है, और जो लेवल मोस्टली मॉनिटर होता है वो गैप के साथ टूटता है। अगर मंडे के सत्र में रिलायंस 890 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है तो निफ्टी का एक काफ़ी मूड, सिर्फ निफ्टी का ही नहीं बाकी ब्रॉडर मार्केट्स का मूड भी काफ़ी खराब करेगा, और पॉजिटिव क्लोजिंग किसी भी नज़रिए से नहीं है। हाँ, कुछ सेलेक्ट काउंटर्स कंजम्पशन थीम में जैसे गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको अपने हाइस के आसपास बंद हुआ है 327 के अराउंड, जहां मुझे लगता है कि एक्सपायरी के नज़रिए से भी एक रैली देखने को मिलेगी। एल्स ब्रॉडर स्ट्रक्चर मार्केट का ठीक नहीं है, इंक्लूडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज भूषण स्टील को लेकर जो सुबह सुबह खबर आई थी ना, ये चल गया है शेयर, ये आज करीब 5% ऊपर, बहुत जोरदार वॉल्यूम इसके अंदर रहे। आज 1 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार भूषण स्टील के अंदर हुआ, इसकी क्लोजिंग अच्छी थी। इसके अलावा F&O के जो आज टॉप गेनर बने, हफ्ते का हिसाब है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। जरा डिश टीवी में आप देखिए, SCL टेक, मन्नापुरम, ऑल इंडिया, ये कुछ एक शेयर्स थे जो आज अच्छे चले। निफ्टी के जो गेनर्स थे उसमें जी एंटरटेनमेंट, पोर्ट, अदानी पोर्ट, पावर ग्रिड और टेक महिंद्रा, इसकी क्लोजिंग अच्छी थी ऑलमोस्ट डे लो पे। जहां पे गिरावट F&O के हिसाब से हुई, फोर्टिस, यूनियन, सिंडिकेट, सेल, ये सभी के सभी डे लो पे आज क्लोज करके गए। आशीष, आपका क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल डिम्पी, जैसे मेरे हिसाब से तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, और जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है वीकली मंथली चार्ट्स पे, मुझे लगता है कि ये वीक क्लोजिंग है। और अब जब तक 10,150 के ऊपर हम 2 दिन कंजिक्यूटिवली क्लोज नहीं होते, मुझे लगता है कि कोई भी पुल बैक के अंदर में पोजीशंस को रिड्यूस करना चाहिए। सेलेक्टिवली कुछ स्टॉक्स है जहां पर स्ट्रेंथ है, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वहां मुझे लगता है जुबिलेंट फूड, टेक महिंद्रा, SRF, इस तरह के स्टॉक्स में डेफिनेटली जब भी एक रिवर्सल के साइन आए तो आप तेजी बना सकते हैं। बट ब्रॉडर मार्केट मुझे लगता है एक वीक ट्रेंड के अंदर ही नजर आ रहा है। आज की मार्केट की क्लोजिंग तो बिल्कुल ही खराब रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बाजार ने जो ट्रेड वॉर है उसके कंसेप्ट को ऐसा बनाया कि डे लो पे हम आ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि बाजार के पास सिर्फ यही एक मामला है, तो ग्लोबल मांग रहा है, ये हो सकता है रिकवर हो जाए, हो सकता है इसको बार बार
ना कुछ बयान आए। लेकिन एक मामला जो काफ़ी समय से हमारे साथ चल रहा है वो है एनसीएलटी में जाने वाली कंपनीज। ये इतना मुश्किल लग रहा है अब कि एनसीएलटी के अंदर जैसे जैसी कंपनीज जा रही हैं वहाँ कुछ ना कुछ विवाद हो रहा है। कभी कोई बैकडोर एंट्री कर देता है, कभी अब सेबी का बयान आ जाता है। एक बोर्ड की बैठक होने वाली है और हमको पुख्ता जानकारी मिली कि इस बोर्ड की बैठक के अंदर सेबी शायद जो एनसीएलटी में गई हुई कंपनीज है उनकी ट्रेडिंग पे बैन लगा सकती है। ये कंपनीज ज़्यादा हैं, इसमें कुछ ट्रेडिंग कंपनीज भी हैं। वैसे तो एनसीएलटी के अंदर जो कंपनी है वो 10,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है जिनके मामले लंबित हैं और ये 270 दिन के अंदर निपटाने हैं। अलग अलग जो जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे ये। तो फिलहाल खबर ये है कि इस पे रोक लग सकती है। एक बोर्ड की बैठक होने वाली है जिस पे फैसला लिया जा सकता है। अगली 28 मार्च को ये बैठक है और ये अगर बैठक में ये फैसला लिया जाता है तो ये बैंकर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इन कंपनीज पर अगर ट्रेडिंग बैन हो जाएगी तो क्या वैल्यूएशन उतनी सही रहेगी नहीं रहेगी। ये लिस्ट पूरी आपके सामने है। हालांकि इसमें ज़्यादातर कंपनीज आपको 10 रुपये से कम मिलेंगी, जो होंगी भी 10 रुपये से ऊपर, उनके अंदर आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब कंपनीज की लिस्ट आपको इसलिए दिखा रहे हैं, हो सकता है शेयर आपके पास भी पड़े हों। अब आप ये सोच रहे हो कि किसी ना किसी तरह से ये ऊपर आ जाए, जैसे कि बिनानी के अंदर हमने देखा, बिनानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, या फिर हमने देखा दूसरी कंपनीज के अंदर। इसमें भूषण स्टील एक है जिसमें आज ही एनसीएलटी का एक मैटर सॉल्व होने की खबर आई कि टाटा स्टील ने कंफर्म कर दिया कि वो आगे बढ़ रहे हैं इसके साथ। तो इन सभी शेयर्स पे जो स्विंग मिलते थे आप उसके साथ बने रहते थे, वो हो सकता है सेबी इस पे रोक लगा रहे ताकि मैनिपुलेशन ना हो। खैर, इस पे हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बातचीत की। एचपी रीना साहब से भी हम बातचीत अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने लॉयर मिस्टर लूना से बातचीत की है। एक बार पहले उनका व्यू सुनते हैं। हमने संजीव भसीन से भी बातचीत किया जो कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं और इस खबर पे काफ़ी अच्छी पैनी नज़र रखते हैं, एक्सपर्टी भी है उनकी, उनका व्यू भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले मिस्टर लूना को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा फैसला होगा, क्योंकि ये कहना है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट होने के बहुत चांसेस हैं। इस बेसिस पे ट्रेडिंग सस्पेंड करना कोई जेन्युइन चीज़ नहीं है। जो फॉर इंस्टेंस जो बिड करते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशन के आगे, तो सभी बिडर्स को एक कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। इस बेसिस पे कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है लीक हो सकती है, इस बेसिस पे ट्रेडिंग को सस्पेंड करना मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात नहीं है। आई थिंक दे नीड टू रिव्यू दैट एस्पेक्ट। ठीक है, अलायंस लॉ के मिस्टर लूना जो कि खुद भी पेशे से वकील हैं, उनका ये मानना है कि सख्त फैसला हो सकता है सेबी का अगर ये फैसला लिया जाता है तो। अब जरा मैं आपको वो स्थिति दिखाता हूँ जो इन कंपनीज पे कर्ज की है। अभी आपने उनका ट्रेडिंग पैटर्न तो देख लिया, उनके प्राइस देख लिया, उनका वॉल्यूम देख लिया आपने। अब जरा इनका कर्ज पैटर्न देखिए। इरा इंफ्रा भले 1.5 रुपये की कंपनी है, लेकिन 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज है कंपनी पे। ज्योति स्ट्रक्चर करीब 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज लेके चलने वाली कंपनी है ये। आलोक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रो स्टील ये करीब 7,000 और आलोक इंडस्ट्रीज में तो 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये कैसे चुकता होगा ये एनसीएलटी के अंदर जाके। लेकिन इन कंपनीज पे ट्रेडिंग बैन का फैसला सेबी के हाथ में, क्योंकि वो रेगुलेशन इनके हाथ में आता है। जो एनसीएलटी वाला मैटर वो काफ़ी तक बैंकिंग रेगुलेशंस के अंदर चला जाएगा। ये भूषण स्टील जिसके मामले को सुलझाने के लिए टाटा स्टील थोड़ा आगे आई है, 46,000 करोड़ का कर्ज है इस पे, यहाँ पे आगे बढ़ा है। एबीजी शिपयार्ड करीब 6,000 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो कर्ज है वो आपकी स्थिति सामने है। हमने संजीव भसीन से बातचीत की जो कि मार्केट के एक्सपर्ट हैं। उनसे हमने पूछा कि इन सभी कंपनीज पे क्या करना चाहिए अगर सेबी ये फैसला ले ले कि इनकी मैं ट्रेडिंग बैन कर दूंगा। तो वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। ट्रेडिंग सस्पेंड करने से तो आप लोगों की लिक्विडिटी मार देंगे। अब उसमें क्या इनसाइडर ट्रेडिंग है नहीं है, दैट इज ऑलवेज बी अ बोन ऑफ कंटेंशन। लेकिन हमारा ये सुझाव है कि ट्रेडिंग बने रही दीजिए और निवेशकों को ये सजेशन है ट्राई एंड बाय द एक्वायरर्स, क्योंकि जो टाटा स्टील है या अल्ट्राटेक है उनमें बहुत एक्सपर्टीज है, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर्स। और एक और पॉजिटिव मैं ये कहूँगा कि आपने रिसेंटली भूषण स्टील और बिनानी सीमेंट में देखा है कि रिवाइज बिड्स हैव कम एट अ वेरी एग्रेसिव रेट। वो ये बता रही है कि एसेट्स में काफ़ी वैल्यू दिखती है और आगे जाते हुए जैसे भी रेजोल्यूशन होएगा इट विल बी ऑन द अपर साइड, जो बैंक्स के लिए और कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हमारे इसमें सुझाव होएगा डोंट सस्पेंड ट्रेडिंग। ठीक है, मिस्टर लूना जो कि वकील थे उन्होंने भी कहा कि सख्त फैसला है,
मार्केट के एक्सपर्ट संजीव भसीन, वो भी ये कह रहे हैं कि सेबी का सख्त फैसला होगा और वो तो बकायदा ये चाहते हैं कि नहीं, ये बैन नहीं होना चाहिए, इनको ओपन छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजेश, आप पहले तो बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। इस खबर पे मैं आपका एक बार व्यू चाहता हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनीज है, 10,000 कंपनीज है एनसीएलटी में, काफी हद तक कंपनी लिस्टेड भी है। भूषण स्टील तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ भी ट्रेड होती है, आज भी 1 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। सिर्फ इतनी क्लैरिफिकेशन आई कि हाँ टाटा स्टील उसमें आगे बढ़ रही है। तो ये क्यों रोक देना चाहिए? इससे तो अच्छा है, हो सकता है इसी से ही इन्वेस्टर्स को कुछ मिल जाए, क्योंकि हर कोई तो क्रेडिटर्स नहीं है ना जिनके पास पैसा आएगा जब एनसीएलटी के अंदर आएगा। हम तो इन्वेस्टर हैं, हम तो इसके प्राइस के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सही कहा आपने कि एज ए इन्वेस्टर हम इसके प्राइस के साथ जुड़े हुए हैं, बट हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम इसके फंडामेंटल्स के साथ भी जुड़े हुए हैं एज एन इन्वेस्टर। एज ए ट्रेडर हम प्राइस मूवमेंट देखते हैं, जहां खबर आती है हर समय कोई मूव मिलता है और उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बट एज एन इन्वेस्टर हमें फंडामेंटल देखने चाहिए। और जबकि चूँकि ये एनसीएलटी के केसेस हैं, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि 1 रुपये का भाव है हीरा इंफ्रा और 8,000 करोड़ के आसपास की डेट खड़ी है, तो एज एन इन्वेस्टर हम लगातार अपने जो क्लाइंट्स हैं या जो जानने वाले हैं या आपके चैनल के थ्रू भी ये बार बार कहते आ रहे हैं कि ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, निवेश ना करें। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ खबरों के साथ बनी रहती हैं, वो एक जुदा मसला है, बट निवेश लायक इसमें कोई भी कंपनी नहीं है, इसमें इसे दूर रहने में ही भलाई है। अब रहा सवाल कि इसे ट्रेडिंग बैन में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत सख्त फैसला हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से तो इन कंपनियों की लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। आज कोई निवेशक जो ऊपर के लेवल्स पे फंसा हुआ है और ये मन बनाता है कि चलो साहब अपने को लॉस काट के निकल जाना है, तो उसके पास वो ऑप्शन निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से लिक्विडिटी बंद हो जाएगी, इसकी ट्रेडिंग बैन नहीं होना चाहिए, निवेशकों को दूर रहना चाहिए। रेदर मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, जैसे कि अभी भसीन जी कह रहे थे कि जो एक्वायरर है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए निवेशक को और वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं टाटा स्टील और भूषण की बात करूं तो भूषण की 5 मिलियन टन की कैपेसिटी है, जो कि अगर टाटा स्टील के पास चली जाती है 13 मिलियन टन की जो ऑलरेडी है, तो एक बहुत बड़ी कैपेसिटी उभर कर आएगी। टाटा स्टील के बाद एक्सपर्टीज़ है उस पूरे प्लांट को चला लेने की, और मैं समझता हूं कि उसके बाद ये जो कैपेसिटी है, इसके बाद इनको स्केल की एक सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि ये दूसरी जो लिस्टेड बड़ी कैपेसिटी कंपनी है JSW, उससे आगे निकल जाएगी। और अब भूषण में अगर ये किसी भी केस में, मैं भूषण जस्ट एक एग्जांपल के ले रहा हूँ, किसी भी केस में अगर ऐसा होता है तो आपको ये नहीं पता कि निवेशक के हाथ में क्या आने वाला है, शेयर होल्डर एज ए शेयर होल्डर आपके हाथ में क्या आने वाला है, क्योंकि किस कट के साथ ये जाएगी कंपनी, जो पैसे आएंगे वो पहले सिक्योर्ड डेटर्स को चुकाए जाएंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी होल्डर्स के पास आता है। तो बेहतर स्थिति ये होती है कि आप एक्वायरर के साथ जाए, लिक्विडिटी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग बैन एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बीच कॉर्पोरेट लॉयर मिस्टर पवन मिर्सा जुड़े हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। राजेश जी, मैं अभी आपके पास वापस भी लौट रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा बैंकिंग का व्यू आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो पवन जी शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। ये एनसीएलटी के अंदर मैटर हमने बनाया तो था इस मैटर को सुलझाने के लिए, जो कि बैंकर्स के साथ प्रॉब्लम है कि इन कंपनीज को आप बेचिए, असेट्स यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, ले लेंगे, लेकिन पहले बैकडोर एंट्री की प्रॉब्लम आई। अब सेबी ये शायद फैसला सुना दे कि इनकी ट्रेडिंग बैन हो जाएगी। तो ये एनसीएलटी में जो कंपनीज जा रही हैं, ये कितना आसानी से अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे या कुछ बाहर आ जाएगा? ये सेंटिमेंटली कितना बड़ा लॉस है इनका ट्रेडिंग बैन हो जाना? देखिए, ट्रेडिंग बैन होने का ना एक लॉजिक है, मैं आपको ना लॉजिक बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। क्या होता है कि जो एनसीएलटी में जो मैटर है इंसॉल्वेंसी के, उस मैटर में क्या होता है कि आज मालूम पड़ा कि इसकी बिडिंग टाटा को मिल रही है, कल मालूम पड़ता है कि टाटा के पास नहीं है, तो जैसे ही मालूम पड़ता है टाटा को बिडिंग मिल रही है तो उसका रेट बढ़ने लगता है, कहता है कि उसकी रेट डाउन हो जाएगा। अभी अपन मालूम पड़ा कि इसकी अल्ट्राटेक वाला इशू बनानी सीमेंट वाला चल रहा है, फिर एक नई इंफॉर्मेशन आती है। तो होता क्या है कि अभी जो इन्वेस्टर है ना, जो जनरल इन्वेस्टर है, उसको बेचारे को मालूम नहीं होती कि वो क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। और दूसरा, ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो इन्वेस्टर बेस्ड ना होके वो क्रेडिटर बेस्ड ज्यादा है, जो जिनका फंड, जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं क्रेडिटर से। तो इन्वेस्टर को तो बाद में पैसे मिलेंगे जब कंपनी में कुछ आएगा।
तो अब ये सारे स्पेकुलेशन इतने ज्यादा होते हैं क्योंकि मालूम नहीं पड़ता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इसलिए सेबी का जो बैन लगाने का प्रोसेस है वो है कि स्मॉल इन्वेस्टर इस प्रोसेस में ना मर जाए। और जैसे आपने देखा होगा कभी शेयर बाजार में मार्केट एकदम अप और डाउन होने लगती है तो वो ट्रेडिंग होल्ड कर देते हैं। तो क्यों करते हैं? उसकी भी तो लॉजिक यही है ना कि उसमें इतना ज्यादा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया कि एक बार एक चीज स्टार्ट हुई तो उसका वही पता नहीं चलेगा कहाँ जाके रुकेगा। इसलिए सेबी का ये स्टेप जो है वो राइट डायरेक्शन में है क्योंकि उसमें क्रेडिटर्स को मिलने के बाद शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा अगर बचेगा। अच्छा ये पवन जी एक और चीज है, ये एनसीएलटी में जो कंपनियां हैं जिन पे मान लीजिए ट्रेडिंग बैन का फैसला ले लेती है तो इनकी ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस है इस पे कुछ फर्क पड़ेगा इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस पे? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि शेयर होल्डर के पास कोई पावर नहीं होती है। अगर एनसीएलटी ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो डिसीजन फाइनल होता है। अगर आप कोई रिस्ट्रक्चरिंग करते हो तो आपको शेयर होल्डर के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको शेयर होल्डर के पास जाना नहीं पड़ता। एनसीएलटी हैज ए फुल पावर टू रिस्ट्रक्चर। उसके बेसिस पे आपको टेक ओवर कोड भी नहीं लगता और वेरियस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छी बात है, ये आपने बिल्कुल क्लियर किया कि देखिए शेयर होल्डर्स के हस्तों की पावर है नहीं जो एनसीएलटी के अंदर कंपनी चलेगी। हाँ, बोर्ड की बात होती तो शायद शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ जाता। शुक्रिया पवन जी ये जानकारी हमको देने के लिए। सेबी के स्टेप को आप सही बता रहे हैं कि ठीक है इन्वेस्टर के हित की बात है। ये तो खैर राजेश जी भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टर के हित की बात है, उसको स्पेकुलेशन से बचाने का काम सेबी का है, वो कर रही है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एनसीएलटी के अंदर राइट्स नहीं है शेयर धारकों के पास। तो ये एक मामला है जहाँ पे बैंकर्स और सीओसी जो क्रेडिटर्स कमेटी है उसके पास काफ़ी हद तक पावर्स हो जाएंगी। अच्छा राजेश जी एक छोटा सा सवाल हो रहा है, ये बैंकर्स को कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आखिरकार एक पैसा जो भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस से निकल के बाहर आना है, मोनेटाइजेशन होना है, वो तो आना है बैंकर्स की पॉकेट में, सारे खर्चे वर्चे काटने के बाद बैंकर्स की पॉकेट में। ये ट्रेडिंग बैन से बैंकर्स की इस पूरी प्रोसेस कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, ट्रेडिंग बैन से मुझे नहीं लगता कि बैंकर्स को कोई फ़र्क पड़ता है क्योंकि ट्रेडिंग एक सेपरेट मुद्दा है। जब कंपनी एनसीएलटी में जा रही है या आईबीसी में जा रही है तो वहाँ पे होता क्या है कि एक कमेटी नियुक्त होगी जो उस कंपनी के एसेट्स को बाद में किसी जो अच्छी बोली लगाएगा उसको दे देगी और जो भी प्राइस में दिया जाए वो पैसे आने के बाद जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पहले दिए जाएंगे। तो बट ऑब्वियस है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में बैंकर्स का नाम पहले लिस्ट में आएगा तो उनको पैसे आएंगे। रेदर मैं समझता हूँ कि उनको एक बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है कि बहुत से तो एनपीएस में राइट ऑफ हो चुके हैं और वो राइट बैक होंगे तो उनके नंबर्स में बहुत अच्छा एडिशन होंगे। लेकिन चीज़ ये है कि ट्रेडिंग बैन से उनको क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रेडिंग बैन से मुझे नहीं लगता कि बैंकर्स को कोई फ़र्क पड़ता है कि ट्रेडिंग बैन हो या नहीं हो, कंपनी डिलिस्ट हो या लिस्टेड रहे, उससे उनको बैंकर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी आपने क्लियर कर दिया कि बैंकर्स का इस ट्रेडिंग बैन से कोई लेना देना नहीं है। पवन जी ने क्लियर किया कि शेयर होल्डर्स के हाथ में कुछ नहीं है और हमको जितना समझ में आया सबके अगर की टेक अवेज लिए जाएं तो ये बात ठीक है कि एनसीएलटी के अंदर जो निवेशकों का हित है उसकी सुरक्षा के लिए सरकार और सेबी यानी कि ये ट्रेडिंग बैन कर रही है। अच्छी बात है कि एनसीएलटी के अंदर मामले जल्दी सुलझ जाने चाहिए, मामले बहुत ज़्यादा हैं। और एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है इसी एनसीएलटी के अंदर कि कंपनीज के जो पैसा है यानी कि जो बोली है वो थोड़ा सिक्योर्ड वे में हो जाए, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बैकडोर एंट्री वाली प्रॉब्लम है ये अभी भी है, इसके अंदर अभी भी है। और एक चीज़ जो मार्केट एनालिस्ट ने हमको बताई कि जो कंपनी एक्वायर कर रहा है उसके शेयर पे आप जरूर ध्यान दें। जिस कंपनी बिक रही है उस पर ध्यान नहीं देना, जो खरीद रहा है उस पर जरूर ध्यान दें। शुक्रिया राजेश जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, पूरा समरी और टेकअवेज हमको बताने के लिए।